नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से पहले भारी हंगामा मचा हुआ है। आज की रात इन राज्यों के नेताओं के लिए कयामत की रात है। झारखंड में दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति का दावा किया गया है। इसके बाद विपक्षी गठबंधन में अपने अपने विधायकों को बचाने का डर साफ देखा जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने यह कहकर हैरान कर दिया है कि अपने जीते विधायकों को हम मुंबई में होटल में ठहराने की तैयारी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अभी से महाराष्ट्र और झारखंड के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं, यानी किसी भी स्थिति में रणनीति फौरन बनाई जा सके। उधर यूपी की बात करें तो वहां तो 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी के बीच महाभारत छिड़ा हुआ है। एसपी नेताओं ने 3 सीटों मीरापुर, कुंदरकी और करहल में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी है। हैरानी की बात यह है कि इन सीटों की तीनों ही सीटों पर एसपी का वोट बैंक ज्यादा संख्या में माना जाता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी में सियासी समीकरण बदल रहे हैं? उपचुनाव से भले योगी सरकार कोई फर्क ना पड़ता हो, कोई खतरा ना हो, लेकिन 2027 से पहले नैरेटिव की लड़ाई में एसपी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना चाहती। इसी के साथ आज दिन भर दोनों पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चलती रही। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए, महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है वो देखने लायक है। भाई अभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू भी हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन बनेगा। वहां उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलती है कि हम भी रेस में हैं। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। और इसीलिए पूरे देश में आप देखिए, इंडिया अलायंस केवल एम्बिशन और पोजीशन के लिए लड़ता है, उसका प्रदेश के लिए कोई मिशन विशन नहीं होता। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में हम क्यों मना करें? कल तो थूपड़ा साफ हो जाएगा। गया माघ 29 दिन बाकी, कल इस समय तक तो सबका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म हुई है, जो किसानों को त्रस्त किया है, जो महिलाओं को की सेफ्टी को इश्यूज बड़े हैं, युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा। उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं कल के बाद हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अगला नहीं, ये जब मैंने बात कहा था तो चुनाव के नतीजे आए थे। तो अब अगला चुनाव के नतीजे आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है।
जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं थी उसको बताया गया, और जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो हमारा विकास कुछ हो सकता है। विपक्ष में अगर विधायक जीत भी गया तो उसके पास समस्या को लेकर जाने के लिए, कोई काम के लिए, तो यही कहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस नाते विपक्ष भी इस बात को जानता है कि बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा सत्ता पक्ष सीट जीतती है। इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो बहुत सुना था, पर इसमें तो देख लिया। जो वीडियो आए हैं, ऑडियो आए हैं, न्यूज की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें दरोवर पिस्तल तान के लोगों को नहीं आने दे रहा है, एक समुदाय के लोगों को वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं, मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था। निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था, अब तो इस पर कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग को। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब तक समाजवादी पार्टी हारी है। इनका ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं, निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं। इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना। और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है, तब तब ये बौखलाते हैं, तब तब ये उल जलूल आयोग पर, प्रशासन पर, ईवीएम पर आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों सहित कई राज्यों के उपचुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले लगातार जुबानी जंग चल रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर जो है बागी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो गए हैं, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स में ये बताया गया है कि वहां पर जो है किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि एग्जिट पोल्स बताते हैं कि वहां पर महायुति यानी बीजेपी के अगुवाई वाली एनडीए उसको बहुमत मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, तो बहुत ज्यादा उन पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है अब जुबानी जंग चल रही है, अपने विधायकों को बचाने की जंग चल रही है। और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव में जिस तरह से वोटिंग के दौरान जो चीजें हुई हैं उसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने 3-4 सीटों पर दोबारा मतदान की मांग कर दी है। तो कयामत की रात से पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होने जा रहा है। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु कुमार है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी। पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता और शिवसेना उद्धव गुट के, बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है पंत जी। सबसे पहले चलेंगे हिमांशु कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए हैं, होटल रिजॉर्ट भी आपने बुक कर दिए हैं, क्या है मतलब पहले ही तैयारी कर ली है कि महायुति वाले ले जाएंगे हमारे विधायकों को? नवीन जी, और जो महाराष्ट्र से हमारा इनपुट मिला है हमको, वह यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार बने। जो एग्जिट पोल आया है उससे एग्जिट पोल जो है बिल्कुल ही अलग दिखेगा। कल आप देखेंगे
जो महाविकास आघाड़ी है उसकी सरकार बननी तय है। हम फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के समय में बीजेपी को मात्र 10 सीटें, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट। जो उद्धव ठाकरे ये जो गुट है उसके शिवसेना के 7 सीट थे, एनसीपी जो शरद पवार के गुट है उनको 1 सीट मिला था, जबकि कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को 9 और एनसीपी को 7। महाविकास आघाड़ी का जो वोट था, जो वोट कितनी सीटें हिमांशु कुमार जी आपके हिसाब से लेके आ रहे हैं आप लोग? वही उसी पर मैं नवीन जी आ रहा हूँ। देखिए, जो वोट शेयरिंग का लोकसभा के हिसाब से भी हम देखते हैं और जो वहाँ का इनपुट मिला है, महाविकास आघाड़ी 180 से 200 सीट जीत रही है वहाँ पर। ये हमारा इंटरनल सर्वे और इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। देखिए, पूरे देश में आपने देखा होगा नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लोकतंत्र का चीज। लेकिन हिमांशु कुमार जी, जो एग्जिट पोल्स आप भले ना मानते हो, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स का जो औसत निकाला गया, पोल्स उस पे भी जो है महायुति को जो है बहुमत दिखा रहे, 146 के आसपास सीटें दिखा रहे हैं। तो मतलब हर बार गलत साबित हो जाएगा, मतलब आप जैसे हरियाणा में हो गया, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, कर्नाटक में हुआ, बहुत सारी जगहों पर हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये आप देखिए, एग्जिट पोल कई बार विफल हुए हैं, कई बार फेल हुए। तो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है नवीन जी। यही चीज मैं कह रहा था कि उस समय में आपने देखा हुआ किस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसों के बल पर, अपने ताकत के बल पर, अपने सत्ता के बल पर शिवसेना को 2 टुकड़े कर दिए, इसके बाद एनसीपी को 2 टुकड़ा कर दिए और इस तरह से लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार थी उसको अस्थिर करने का काम किया। आप कर्नाटक देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। तो इसीलिए आप लोग डरे हुए होटल और रिजॉर्ट बुक करवा रहे हैं, मतलब सारे विधायकों के लिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। जो जनता जनादेश दिया है उस जनादेश को बचा के रखना भी हमारा धर्म है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश जनता का जनादेश सर्वोपरि है और हम निश्चिंत है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और जो झारखंड में हमारी सरकार निश्चित रूप से फिर से दोहराएगी। ठीक है, महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, वहाँ की जनता बदले की भावना से बीजेपी को इस बार सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, बहुत तगड़ी तैयारी है इस बार, आप जो है तोड़ नहीं पाएंगे उनको, बोल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। देखिए, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन स्पष्ट रूप से बहुमत लेके आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र ने इन्होंने जो झूठ बोला था, इन्होंने झूठ के जो बादल वहां पे क्रिएट किए थे, उससे इनको लोकसभा में तो फायदा मिल गया, लेकिन अब वो पूरा झूठ लोगों के सामने आ गया है। इनका जो काला चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया, भ्रष्टाचारी चेहरा लोगों के सामने आ गया। इसीलिए अब जो महाराष्ट्र है वो बीजेपी के गठबंधन के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा लगा के वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पूरी। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, वोटिंग बहुत बढ़ी है इस बार, और आमतौर पर कहते हैं जब वोट बहुत बढ़ जाता है तो सत्ता विरोधी लोगों में गुस्सा होता है और वो लोग गुस्से के चलते सरकार बदलना चाहते हैं। इस बार जो है पिछली बार की तुलना में करीब काफी वोट बढ़ा है। 2019 में 61.1% था, इस बार 65.11% वोट पड़ा है, करीब 4% के आसपास वोट बढ़ा है। तो कह रहे सरकार तो निकल जाएगी इस बार। आई रिस्पेक्ट योर ऑब्जर्वेशन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ डिफरेंटली होता है। जब वोट बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, क्योंकि नेशनलिस्ट नॉर्मली क्या होता है, आपने देखा हो, एक पर्टिकुलर समाज हमेशा वोट करता है, खुल के वोट करता है, लेकिन जब मिडिल क्लास वोट करता है तो भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए वोट करता है। जब नेशनलिस्ट वोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वोट करते हैं। तो जब एक्स्ट्रा वोटिंग, अच्छी वोटिंग हुई है, इसका मतलब वो वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनके लिए हुई है। और तो फिर क्यों डर रहे हैं इतना, ये विपक्षी वाले क्यों डर रहे हैं? होटल बुक है, रिजॉर्ट बुक है, सारी तैयारी, उनको डर लग रहा है पता नहीं फिर आप लोग कुछ कर देंगे। ये तो उनका नेचर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबका अपना अधिकार है और एक्चुअली उनका हाउस ऑर्डर में नहीं है। बहुत सारा संदेह है उनको, और उनको ना सिर्फ विधायकों पे बल्कि पार्टियों पे भी संदेह है कि वो पार्टियां रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो उनका विषय मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, और क्योंकि हमें उम्मीद है, कंस्ट्रक्टिव उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद है, और वो जो कर रहे हैं वो उनका विषय है, वो खुद बताएंगे, मैं उस पर ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं हिमांशु जी, बोलिए। देखिए, ये हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी जितने भी प्रवक्ता और नेता आते हैं चैनल पर, वो 2 बात जरूर बोलेंगे, भ्रष्टाचार और परिवारवाद।
इनको पता है। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में ही कर रहे थे, पंकजा मुंडे कौन है, पूनम महाजन कौन है, ये परिवारवादी नहीं। और भ्रष्टाचार की बात करते तो अशोक चौहान, जिसको ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादी कहते हुए थकते नहीं थे, आज कहाँ है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया। तो ये लोग भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर यदि बोलते हैं तो शोभा नहीं देता है। वही अजित पवार है ना, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अजित पवार जेल जाएंगे चक्की पीसी। आज कहाँ है अजित पवार? हिमांशु जी आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए, कल आपको जरूरत पड़ सकती है अजित पवार जी की, और वो ऐसे नेता हैं जो सबकी मदद करते हैं। देखिए, जो सच्चाई है, यदि सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये सच्चाई है और सब लोगों ने देखा है। आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं नवीन जी, आप इसीलिए तो बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं आपको। नहीं, सलाह दे रहे हैं, आपका सलाह शिरोधारी है, लेकिन सच्चाई बोलना चाहिए। जो सच है वह निश्चित रूप से बोलना चाहिए, और टीवी चैनल पर तो निश्चित रूप से सच बोलना ही चाहिए। अब हम लोग तो बीजेपी के लोग नहीं है। बीजेपी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का जनता पार्टी, इन्हीं के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। चलिए ठीक है, ये सब बातें तो आप चुनाव में बहुत बार उठा चुके हैं। शुक्ला जी देखिए, जो है संजय राउत जी कह रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया होटल बुक कराया है और सारे लोग इसी में रहेंगे, कांग्रेस के भी, और लेकिन ये नहीं बता रहे सीएम कौन बनेगा। आप लोग को तो सीएम नाना पटोले जी बना नहीं रहे, तो फिर वो सब भागे नहीं आप लोग? यूपी में है, हमारे यहाँ कहाँ पे है? आप देखिए ना, अजीत पवार का बड़ा सा बैनर लगा है पुणे में, और सीएम की रेस में हम महाविकास आघाड़ी में संतुलन बना हुआ है। तो जो हमने काम किया है ना, उस काम के बेसिस पे उद्धव जी सबसे आगे है सीएम के रेस में। लेकिन नाना पटोले साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे मैं हूँ, हमारी पार्टी सबसे बड़ी बन के आ रही है। नवीन जी सब मान जाएंगे, और हम सत्ता बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के बौखलाहट, क्योंकि जो वोट परसेंट बढ़ा है ना, वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो महिला पे अत्याचार हुआ है, बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ है महाराष्ट्र में, और आपकी आवाज इको बढ़ने का कारण है महाराष्ट्र की जो कंपनियां बाहर गई है गुजरात में, स्पीकर बंद करना पड़ेगा, बढ़ने का कारण है। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र इनके कार्यकाल में इतना पीछे गया है, उसके वजह से वोट परसेंट बढ़ा है। और बीजेपी की बौखलाहट के साथ दिख रहा है कि बीजेपी इस समय सत्ता से बाहर जा चुकी है और सिर्फ एक खाना पूर्ति। शुक्ला जी अपनी स्काइप की ऑडियो बंद कर लीजिए, आपका माइक जो है ना वो इको कर रहा है। हेलो, डबल इको आ रहा है। डबल इको हमारे यहाँ? हाँ, अभी बोलिए, आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पे मतलब बीजेपी ना बौखलाहट में कुछ भी बोले वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी को ना महाराष्ट्र की जनता नकार चुकी है। ठीक है शुक्ला जी, दोबारा आपके पास आते हैं दोबारा, तब तक आपका माइक ठीक करवाते हैं। पीयूष पंत साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति है और जिस तरह से बाकी राज्यों की बात भी हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल युद्ध चल रहा है, महासंग्राम चल रहा है, और जिस तरह की तैयारी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, अपने जो जीते उम्मीदवार जो जिनकी संभावना है सबको बुलाया जा रहा है, सबके ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। आपको लगता है किसकी सरकार वहां पर मजबूत है? सत्ताधार पार्टी के पास संसाधन ज्यादा है? चुनाव मतलब मतदान के पहले चुनाव प्रचार कैसे करते हैं उसमें उसको करते हैं, और एक होता है कि चुनाव के बाद आपकी क्या तैयारियां हैं कि सरकार, और दोनों में ही जो है कि प्रयास होता है सरकार बनाने का। तो उसके पहले का जो होता है, जिसमें जिसके पास, बात सही है, जिसके पास ज्यादा संसाधन है वो पहले भी जो है मतदान के पहले भी उनको चुनाव प्रचार के दौरान लगाता है। और अब जो एक प्रथा चल गई है कह लीजिए, या एक राजनीतिक जो संस्कृति पैदा हो गई है खासकर, वो ये हो गई है कि आप जो है कि सरकारों को खरीद लेते हैं। अगर आपके पास मैंडेट भी नहीं आया तो आप सरकार, लोगों को, विधायकों को खरीद के जो है आप सरकार अपनी बना लेते हैं। तो इसीलिए जो है संसाधन की आवश्यक होती है, जरूरत होती है, और इसीलिए वो पार्टी हमेशा एज में रहती है जिसके पास भरपूर संसाधन होते हैं। और इस मामले में हमने देखा है कौन सी पार्टी सबसे आगे है हमारे देश में। तो ये इसीलिए जो है कांग्रेस भी, और चूंकि कांग्रेस उसका शिकार, सबसे ज्यादा शिकार जो कांग्रेस ही हुई है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी इंटरनल जो वीकनेसेस है वहाँ पे, उनके नेतृत्व की वीकनेस है, उनके पार्टी की वीकनेस है कि वो जोड़ के रख नहीं पाती हैं। तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है कांग्रेस रही है, और इसीलिए कांग्रेस को लगातार हमने देखा, कर्नाटक का जब चुनाव था उसके बाद भी हमने देखा
राजस्थान में क्राइसिस मची थी तब भी हमने देखा। तो कांग्रेस को हमेशा अपने विधायकों को जो है एक कहीं जाके होटल में रुकवाना पड़ता है ताकि उनसे उनको कोई जो है अपनी तरफ लेके न चले जाए। तो ये हम देख रहे इसी हिसाब से कांग्रेस तैयारी कर रही है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, क्योंकि अभी देखिए जो एक तो एग्जिट पोल, तो मेरा ये मानना है कि वो कोई अब तो वो अविश्वसनीय हो चुके हैं, उनकी जो विश्वसनीयता खत्म हो गई पिछले 2-3 चुनावों से जो है लगातार। और इस बार भी अगर आप देखें तो एक एग्जिट पोल जो है जो चाणक्य का अगर आप ले लीजिए तो वो एक जो है कि न्यूज हाउस के साथ मिलकर जो दे रहा है उसमें दूसरे आंकड़े दे रहा है, दूसरे न्यूज हाउस के साथ दे रहा है दूसरे आंकड़े दे रहा है। न्यूज 24 चाणक्य का दूसरे आंकड़े आ रहे हैं और टुडे चाणक्य के दूसरे आ रहे हैं। अगर ये एजेंसी अलग है तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सी वोटर ने भी आज जो है जारी किया है, उसने तो त्रिशंक बता दिया, एनडीए को 112 और इंडिया गठबंधन को जो महाअघाड़ी है 104 और अन्य को 11 सीटें दी है। उसने कहा कि 61 सीट ऐसी हैं जहां पर कुछ भी हम नहीं कह सकते कौन जीते कौन हारेगा। अगर 61 सीटें ऐसी जहां टक्कर कड़ी है और कहीं पर भी गेंद पाले में जा सकती है तो सरकार बनाने वाली 61 लोग हैं, जाहिर तौर पर है। और यहाँ पर जो है खेल जबरदस्त होगा, इसीलिए सारी तैयारी है। इसमें नवीन जी एक बात और है, इसमें देखिए बड़ी भूमिका होगी कितने इंडिपेंडेंट या रेबल जीत के आते हैं और किस पार्टी के कितने रेबल जीतते हैं, क्योंकि बाद में वो पार्टियां कोशिश करेंगी उनको अपने साथ लाने में। वो असली गेम जो है चेंजर होंगे या असली किंग मेकर जो है मुझे लगता है वही होंगे जो इंडिपेंडेंट्स और रेबल्स होंगे। क्योंकि देखिए जो ये बात एक ये आ रही है एग्जिट पोल से कि लगभग जो है वोट परसेंटेज दिखाया जा रहा है जो महाअघाड़ी और जो है कि महायुति का लगभग बराबर है, 1 से 2% जो है का अंतर है। युति को 2% का ज्यादा बढ़त दिखाई जा रही है और जो है तो वो लगभग है। तो खेल कहाँ होगा, सीटें कहाँ मिलेंगी जहाँ वोट बटेंगे कटेंगे, वहां से ये नंबर। पीयूष पंत साहब, एक तो आपने बहुत सारे चुनाव कवरेज किए हैं, बहुत सारे देखे भी हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है, हालांकि जैसे कि जो है अभी प्रवक्ता बोल रहे लगता नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो क्या वापस वो बीजेपी से बात कर सकते हैं अगर उस पोजीशन में अगर विपक्ष जीतता है तो? और कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हम सीएम तो अपना रखेंगे, क्या उद्धव ठाकरे साहब मान लेंगे इस बात को? देखिए थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है शिवसेना का, वो लगातार उनको जो है कि आगे प्रमोट करता रहा है और ये मांग भी उठी थी कि उनका नाम जो डिक्लेयर किया जाए, लेकिन फिर शरद यादव ने बीच बचाव किया और उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि किसी का भी जो है नहीं डिक्लेयर होगा, ये बाद में हम चुनाव के बाद तय करेंगे। और सीटों के बंटवारे का भी मामला जहां फंस रहा था तो उसको फिर बाद में सीटों का लगभग जो है एक बराबरी के स्तर पर जाके किया गया। तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तो है, लेकिन जैसा कि आपने कहा तो संभावना, देखिए राजनीति संभावना का खेल होती है और शिवसेना जो है हमेशा, चाहे उद्धव ठाकरे की हो चाहे शिंदे तो है ही उनके साथ। उद्धव ठाकरे भी पहले जो है कि शिवसेना बीजेपी के साथ ही सरकार बनाती रही है महाराष्ट्र में, और एक आइडियोलॉजी भी जो है मोटा मोटी दोनों की एक ही। इधर जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप ने थोड़ा सा एक सेकुलरिज्म का, क्योंकि इस सरकार में घाड़ी में जब आई तो वो एकदम खांटी जो है हिंदुत्ववाद से अलग हुए वहां से। और उन्होंने अभी भी कई सभाओं में कहा है कि देखिए मेरे जो है कि मुसलमान समर्थक ज्यादा हैं, ये आपको इस मीटिंग में भी दिखाई दे रहा होगा और वैसे भी, और बाला साहब ठाकरे के भी काफी समर्थक थे जो मुसलमान थे। तो वो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मुझे लगता है अगर उनको ये मौका मिल गया, जो कि मुझे संभावना दिखती नहीं कि बीजेपी उनको फिर से बनाएगी, क्योंकि उसी को लेके तो उन दोनों में एक अलगाव हुआ था, उनको फिर से बैठाएगी। लेकिन अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जो है कि उद्धव ठाकरे चले जाएंगे महायुति के साथ और उसका अघाड़ी का साथ छोड़ देंगे वो। जी, तो ये संभावना शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी देखिए, कोई फायदा तो है नहीं, अगर कांग्रेस आपको सीएम नहीं दे रही है पद, तो फिर आपने सारी लड़ाई तो सीएम पद के लिए की, सारा बीजेपी तोड़ी, सारा अपने विचारधारा बदली, सारा अपने 90 डिग्री पे जो है पूरा बदला। अगर वही नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या है? फिर तो लौट आएंगे ही बीजेपी में। नवीन जी, ये स्पष्ट मैं कर दूं कि जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है तब तक उद्धव साहब बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे। तो रहेगी। अमित शाह जी कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं अगले 5-10 साल? जो झूठी बीजेपी है ना, वो नकली शिवसेना किसको कहा है?
और मैं आपको बताऊं, महाविकास अघाड़ी की में कोई सीएम को लेके कोई पेच नहीं है, ये मनगढ़ंत की बीजेपी की मनगढ़ंत है। सीएम हमारे इतना बता दीजिए, आप लोग कांग्रेस का सीएम स्वीकार करने को तैयार हैं? महाविकास अघाड़ी में बड़े नेता हैं, सब एकदम सक्षम है सीएम के लिए कोई भी। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो कार्यकाल हमारा था, उद्धव साहब ने कार्यकाल में जो दिखाए थे महाराष्ट्र को काम करके, उसको देखते हुए नाना पटोले जी तो मान नहीं रहे ना उसको, वो तो कह रहे ज्वाइंट सरकार थी, वो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी बनेगी। ज्वाइंट सरकार ही रहेगी ना, महाविकास अघाड़ी की सरकार। इसके पहले क्या थी? इसके पहले भी तो कांग्रेस के पास विधायक ज्यादा थे, माननीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने थे ना। पहले तो आप लोग गठबंधन से पहले बात करके आए थे ना कि उद्धव जी सीएम बनेंगे, इस बार तो चुनाव लड़के आ रहे हैं। इस बार भी बात हुई है। इस बार आपको चेहरा घोषित नहीं किया उन्होंने। नवीन जी आप निश्चिंत रहिए, महाविकास अघाड़ी में कोई दो नहीं है। चलिए हिमांशु जी अगर कहते हैं, मान लो हिमांशु जी बोल दीजिए कि उद्धव जी सीएम बनेंगे। नेता है और सब सक्षम है। यहाँ पे महाराष्ट्र को संभालने के लिए ना हमें महायुति से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक लाइन बोलना हिमांशु जी को बोल दीजिए। हिमांशु जी एक लाइन बोल दीजिए कि उद्धव जी को हम सीएम बनाएंगे। देखिए, हमारे मित्र भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि कहीं हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी में बैठ करके जितने भी चुने हुए विधायक होंगे, हम मुख्यमंत्री का फैसला कर लेंगे सर्वसम्मति से। इसमें कोई आपत्ति कहाँ है? और कई उद्धव जी को बनाएंगे नहीं बनाएंगे? उद्धव जी को कोई भी बन सकते हैं, इसमें आपत्ति कहाँ है? अब उद्धव जी तो इससे पहले ही बने, इसमें आपत्ति तो कुछ है नहीं। अब नाना पटोले जी बने, उद्धव जी बने या फिर और कोई बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बैठ करके जो चुने हुए विधायक हैं उसको तय कर लेंगे। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र से इसका फैसला होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो चुने हुए विधायकों के द्वारा चुना जाता है। तो जो चुने हुए विधायक है, कल देख लीजिए जो विधायक चुन के आएंगे वो बैठ करके एक हम लोग तय कर लेंगे। वो तो बीजेपी भी कहती है, वो तो बीजेपी भी कहती है, सभी कहते हैं चुने हुए विधायक तय करते हैं, लेकिन पर्ची तो ऊपर से आते सबको पता है। पर्ची में नाम खुलता है तब पता लगता है कौन सीएम बनेगा। नवीन जी एक बात बताइए, यही लोग हैं ना जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से बाहर से नहीं हो सकता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, खड़गे जी का चुनाव कोई ऐसे नहीं हाथ पकड़ के नहीं हुआ था, वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से हुआ था। हम भी उसमें मतदान करने वाले लोगों में थे, और जो जितने भी डेलीगेट्स हैं उन लोगों ने मतदान करके खड़गे जी का चुनाव कराया। देश के मात्र एक कांग्रेस पार्टी का खास संगठन और यूथ कांग्रेस है जहां पर बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से पदाधिकारी और अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। चलिए ठीक है, वो तो सबको पता है इंटरनल डेमोक्रेसी। तो कल जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो सिखाते हैं और ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कल जो मतगणना होने वाली, उससे पहले जो सियासी माहौल है उसमें कितना तनाव है। कयामत की रात है, नेताओं के बड़े बड़े दावे हैं, जुबानी जंग है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो जहां पर केवल 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है जैसे सत्ता बनने बिगड़नी हो। समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां दोबारा चुनाव होना जरूरी है। उसी को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं। खेमचंद शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हिमांशु कुमार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के। पीयूष पंत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
खेमचंद शर्मा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार इतने गुस्से में है, 3-4 सीटों पे कह रही है कि हमें हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, पुलिस वालों ने बंदूकें दिखाई, कई वीडियो भी जारी किया अखिलेश जी ने जो है, और ये कह रहे हैं कि दोबारा मतगणना मीरापुर, कुंदरकी और यहाँ पर करहल, अब मीरापुर में 84 शिकायतें आई हैं, कुंदरकी में 76, करहल में 60, गाजियाबाद में 2, कुल मिला के चुनाव आयोग को जो शिकायतें मिली हैं 314 शिकायतें मिली उत्तर प्रदेश की केवल 9 सीटों से, और योगी जी का राज है। अब समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है तो क्या लगता है आपको? ये उनकी हार की हताशा है और वो ये देख रहे हैं कि भाई ये हार का जो ठीकरा है वो अखिलेश जी के सर पे ना जाए बल्कि चुनाव आयोग के सर पे चला जाए। तो हार का जो निराश व्यक्ति है वो कुछ भी कह सकता है, और कहें उनका अधिकार है, और लेकिन लोग तो देख रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी कैसे हार जाएंगे? जो ये सीटें हैं यहाँ पर तो उनका वोट बहुत ज्यादा है। मुस्लिम वोट मीरापुर में करीब 40% है, कुंदरकी में करीब 60% है, करहल में बहुत बड़ी संख्या है उनकी। कैसे हार जाएंगे सीटें ये? वो क्या मुस्लिम वोट के ठेकेदार हैं? क्या उन्होंने ठेका ले लिया है? हर नेशनलिस्ट जिसको फायदा मिल रहा है, काम हो रहा है, योगी जी का काम हो रहा है, मोदी जी का काम हो रहा है, वो हमको वोट दे रहा है। उन्होंने अभी दलित एक बहन को, बेटी को मार दिया उनके समर्थकों ने, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से ओपनली खड़ी थी। कैसे उनको दलित वोट करेगा? मुसलमान के बहुत सारे लोग हैं जिनको घर मिला है, लाखों की संख्या में, पूरे देश में करोड़ों की संख्या में घर मिला है, अनाज मिल रहा है, पीएम किसान के माध्यम से मदद मिल रही है, नौकरियां मिल रही हैं, सड़क बन रही है, काम मिल रहा है। क्या वो वोट नहीं करेंगे? ये इतने दिन सत्ता में रहे, किसी को ना दिया। लेकिन आप लोग जो बार बार बयानबाजी करते हैं वो भी तो उनको गुस्सा तो आता ही होगा ना। हमने कहा कि मुसलमान के विरोध में बयानबाजी की, हम तो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बटेंगे तो कटेंगे तो क्या मतलब है? तो ये तो ऑब्वियसली है ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ये सभी नेशनलिस्ट से कह रहे हैं, जो सभी ऐसे लोगों से कह रहे हैं जो भारत को अपना मानता है, भारत को माँ मानता है, अपनी पूजा पद्धति से ऊपर उठ के मानता है, यहाँ की परंपराओं को अपना मानता है, राम को मानता है, श्याम को मानता है, शिव को मानता है, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो अभी, लेकिन वो ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति ओरिजिनल संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की संस्कृति, हम इसका मान सम्मान करते हैं, और भारत माँ हमारे लिए पहले है, संविधान पहले है, हमारी पूजा पद्धति बाद में है। ऐसे सभी लोग, और इसमें सभी सही से बताइए कैसे वोट मिला आपको वहां पर जो है यूपी में? कैसे मिल रहा, सीटें जीत रहे हैं आप? ये सब बातें तो आप करते रहते हैं। हम की वजह से, हमारे अच्छे ट्रक की वजह से, हमारे नेता की वजह से, नीति की वजह से और हमारी अच्छी नियत की वजह से हमें मिल रहा है, और हमारे कार्यकर्ताओं का जो अथक प्रयास, अथक काम रहा, उसकी वजह से हमें मिल रहा है। अब जनता जो इन्होंने झूठ फैलाया था वो झूठ लोगों के सामने आ गया। इनके लिए दलित प्रेम सिर्फ तब तक है जब तक मुस्लिम वर्सेस दलित नहीं हो रहा है। जैसे मुस्लिम वर्सेस दलित होता है, ये दलित का साथ छोड़ देते हैं, दलित को मारने पीटने लग जाते हैं। वैसे मुस्लिम भी इनके लिए तब तक है जब तक इनके परिवार का फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो वो भी कहीं नहीं है। तो अगर एमपी बनाना है परिवार में से बनाएंगे, एमएलए बनाना है परिवार में से बनाएंगे, अध्यक्ष बनाना है परिवार में से बनाएंगे, महासचिव बनाना है परिवार में से बनाएंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अगर मुस्लिमों के इतने प्रेमी हैं तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दो किसी मुसलमान को, देखो क्यों नहीं बनाते। ये तो सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली बात है, लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, एक तरफ काम हो रहा है, स्टेबिलिटी है, यूपी में आज स्टेबिलिटी है। अखिलेश यादव जी ने अभी एक ट्वीट किया है, कह रहे हैं अपने जो है कार्यकर्ताओं से आखिरी दम तक डटे रहना, जहां मतदान स्थल है वहां से हिलना मत, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो डटे रहो, हम क्यों कह रहे हैं मत डटो? डटो, आपका अधिकार है, लेकिन आप हारोगे। ठीक है, हिमांशु जी कुछ कहना चाहेंगे? इनके साथी हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। देखिए हिमांशु जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स आ रही है, आपने भी सुना होगा, राम गोपाल जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पर बांग्लादेश और जाने क्या क्या जो है ऐसे हालात हो गए हैं, अब यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा, उनके जो वोटर हैं उनको वोट डालने नहीं दिया गया, पुलिस वाले धमका रहे हैं और बंदूकें दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है ये सब बातें सच है? जब बीजेपी कर रही है हमको तो वैसे ही वोट मिल रहे हैं। देखिए, भाजपा चाहे कुछ भी कर रहे, उत्तर प्रदेश में जो शासन प्रशासन की स्थिति है वो सबने देखा है। आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने भी देखा है, पूरा देश देखा है कि किस तरह से गाड़ियां पलटाई जाती है, किस तरह से फेक एनकाउंटर की जाती है, किस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, ये सबने देखा है। किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, किस तरह से रात के अंधेरे में लाश को जला दिया जाता है, रेप कांड की जो पीड़िता होती है उसको, और उनके घर परिवार वालों को पता भी नहीं चलता है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं, पेपर लीक के मामले में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश जो महिला उत्पीड़न और हत्या के मामले में
नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश। नहीं, वोटिंग में क्या हुआ था ये बताइए ना, ये तो चलिए आप भाषण वाली बात है, वोटिंग में ऐसा क्या हुआ था? नवीन जी यही बता रहा हूँ। तो जिस उत्तर प्रदेश की इतनी अराजक की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश में इस तरह का शासन प्रशासन है, उस पर उत्तर प्रदेश में हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि निष्पक्ष मतदान करने दिया गया हो सरकार के द्वारा? नहीं, हिमांशु जी, बीजेपी कह रही है हार के पहले जो है एक प्लॉट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स में आगे आएगी 7 सीटें बीजेपी कम से कम जीत रही है 9 में से 2 तो उसकी जो है तैयारी कर रहे हैं कि देखिए ये बेईमानी जीते हैं जी। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव 2024 के समय में बीजेपी का हाल हुआ था, जो बुरी दुर्गति हुई थी, उसके उनके अंदर, पार्टी के अंदर जो बड़ा कोलाहल हुआ था, किस तरह से खींचतान हुआ था, उससे योगी जी डरे हुए और सहमे हुए हैं। उन लोगों ने शासन और प्रशासन को मिला करके उसका दुरुपयोग करके लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश में। और यदि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमारे वोटरों को डराया धमकाया गया है, तो उसका वीडियो देती है, उसका साथ देती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और लेकिन ये लोग कार्रवाई करेंगे नहीं। आप जानते हैं कि जिस समय में चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त और मुख्य आयुक्त का नियुक्ति किया गया था, उस समय में किस तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उससे बाहर रखा गया था और सत्ता पक्ष के 2 और विपक्ष के 1 मात्र नेता को रखा गया था, ये सब जानते हैं। और जो सुझाव विपक्ष के नेता के द्वारा दिया गया उसको बिल्कुल नहीं माना गया, एक भी नाम पर चर्चा भी नहीं की गई। तो यदि अंपायर ही पक्षपात करने वाला हो तो फिर मैच का क्या परिणाम होगा तो समझ सकते हैं। तो अगर कल मान लीजिए नतीजे अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो फिर तब आप बयान बदल देंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे, तब कहेंगे सब ठीक था? देखिए बताते ऐसा है कि वोटों की हेराफेरी निश्चित रूप से की गई है, वोटरों को डराया धमकाया गया। जो वीडियो सामने है वो इस बात को सत्यापित करता है। वीडियो में तो पुलिस वाले कह रहे हैं हम पे पत्थर चला रहे थे, तो हम तो आत्मरक्षा के लिए बोला थोड़ा बहुत जो है, जो डराया, वो तो उनका अधिकार है आत्मरक्षा करने का। मैं आपको बताऊंगा, लोकसभा 2024 के इलेक्शन में एक बूथ पर पुलिस कर्मी के द्वारा एक माइनॉरिटी के लोगों को, उस वर्ग से आने वाले लोग को पीटा गया, उसके वोट को जबरदस्ती पुलिस कर्मी के द्वारा स्वयं जाकर के गिरा दिया गया। ये मैं शहीद हूँ उसका, और वो कभी एक्सेप्ट करेंगे क्या कि मैं गलत किया हूँ? ये कभी नहीं, प्रशासन के लोग कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे द्वारा गलती किया गया है। तो ये लोग तो झूठ बोलने में महारत हासिल है लोगों को। ये अपनी कमजोरी पर, अपनी गलती में पर्दा डालने का तो नवीन जी प्रयास करेंगे ही और पर्दा डालेंगे ही, लेकिन सच्चाई क्या है वह आपकी अंतरात्मा और देश की जनता की अंतरात्मा निश्चित रूप से कह रही है कि सच्चाई क्या है। इन्हीं के वित्त मंत्री के पति के द्वारा कहा गया ना कि 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से चुनाव जीतने का काम किया है। ये किसी कांग्रेस और विपक्ष के, शिवसेना के या अन्य दल के, सपा के नेता के द्वारा तो नहीं कहा गया है, इन्हीं के वित्त मंत्री के पति के द्वारा ये बयान दिया गया है। इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। ये चुनाव आयोग और जो यहाँ की सरकार है उसका एक कोलैबोरेशन है, सांठगांठ है, और इस सांठगांठ से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का एक साजिश हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी, देखिए जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े भी कुछ ऐसा कहते हैं। कुंदरकी जहां वोट पड़ा था मुस्लिम वोटर 60% है, और इस बार करीब 13.5% वोट घट गया। सीसामऊ जहां 45% मुस्लिम वोट है, वहां करीब 7.5% वोट घट गया उनका। मीरापुर में 40% वोट है, करीब 12% वोट घट गया। फूलपुर में 20% है, करीब 17% वोट घट गया। कटेरी में 13% है, करीब 6% वोट घट गया। जो लगातार ये वोट घटा है, और बाकी जगह भी घटा है मुस्लिम वोट जो है। गाजियाबाद में 10% है, करीब 18% घट गया। खैर में 7% है, करीब 15, मतलब हर सीट पे वोट बहुत तगड़ा घटा है। तो कहीं ना कहीं जो बात दावा किया जा रहा है, तो ये आंकड़े तस्दीक तो करते हैं उसकी। नहीं, देखिए अगर बोगस वोट हटा है तो इसमें क्या गलत है। और दूसरा, अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुस्लिमों में गुस्सा है, वो नहीं वोट करना चाहते, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मतलब उनके खिलाफ गुस्सा है तो उन्होंने वोट ही नहीं किया, ये कह रहे हैं आप? हाँ, क्या दिक्कत है? आप बताइए, कुछ दिक्कत है तो बताइए। बीएसपी कर देते जाके, कभी बीएसपी को कुछ नहीं। नवीन जी आ रहा हूँ आपके पास, शुक्ला जी आ रहा हूँ, जवाब तो लूँ खेमचंद जी से। उनके पास जवाब नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नवीन जी, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। ये बीजेपी के अंदरूनी कला है। योगी जी को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है यूपी में, और यूपी में
योगी जी को ये जो विधानसभा का बाई इलेक्शन है उसमें बीजेपी के ही लोग इनके विरुद्ध हैं, तो योगी जी साफ भेद सब अपना लिए हैं। बताइए, लोकतंत्र में वोट देने के लिए मतलब गोली चलाने के नौबत आ जा रही है, रोका जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? और साक्ष्य दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि हमें वोट देने से रोका जा रहा है। मतलब इतनी तानाशाही सरकार तो कभी नहीं देखा गया था उत्तर प्रदेश में, कि अपनी छवि बचाने के लिए क्या क्या करने के लिए आतुर हो गए योगी जी। ठीक है, ठीक है। पीयूष पंत साहब, जिस तरह से वोट घटा, जिस तरह से एग्जिट पोल्स में आ रहा है बीजेपी जीत रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि दोबारा जो वोटिंग कराइए, साफ लग रहा है कि वहाँ पर जो है बीजेपी अच्छा करेगी। अब जिस तरह से किया जा रहा है वो अलग बात है, चुनाव आयोग देखेगा उसको, नतीजे तय होंगे। योगी जी की राजनीति आपको मानते हैं किसी भी तरह से जो है सक्सेस हासिल करना है और वो कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये उनकी जो है कि नाक का सवाल है, खासकर पार्टी में जो एक टसल चल रहा है उसके लिए भी जरूरी है चुनाव जीतना, इन उपचुनावों को जीतना। इसीलिए उन्होंने खुद अपने हाथ में जो है वो जिम्मा उठाया हुआ है पूरा। और जिस तरह से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वीकर विकेट पे रही है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे, वो दो चीजों से वो साफ हो जाता है। एक तो जो है कि चुनाव की डेट लगातार जो है पीछे करना, कोई भी उसका रैशनल नहीं था कि जो पहले जो चुनाव आयोग डिक्लेयर कर देता है डेट को, उसको फिर पीछे करवाया। उसके बाद जो है आप देखिए क्या नाम जो है कि आप जो है कि उसके बाद ये होता है कि कोई ना कोई बहाना करके जो है कि आप कहते हैं कि साहब ये लोग नहाने चले जाएंगे तो ये लोग ये करेंगे, ये त्यौहार है वो त्यौहार करके एक पहली बार उसी तरह से जो है कि जो अयोध्या वाला वो जो सीट है जहाँ से वो जो जीती थी समाजवादी पार्टी ने, जो विधायक ने जो सांसद बन गए वहाँ से, वो सीट का जो चुनाव जो है रोक क्यों दिया गया? एक फ्लिमजी ग्राउंड पे रोक दिया गया कि वो एक पिटीशन फाइल की गई थी, जबकि वो वहाँ से जीत के सांसद बन गए हैं और उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो सिर्फ क्योंकि वो वहाँ भी संभावना थी कि हारेगी, वहाँ हार जाती वो सीट तो वो बड़ी बदनामी होती जो है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो है। तो ये तमाम चीजें दिखा रही है कि कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर विकेट पे खड़ी थी। उसे डर था कि जो जाति समीकरण, इसीलिए नारा उठाया गया। जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना जो है कि एक जाति समीकरण बना के जो है चुनाव लोकसभा का भी में अच्छी सफलता पाई और इसमें भी काफी अच्छी फाइट वो दे रही थी। तो इसीलिए नारा योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है ताकि वो जो वो एक कम्युनलाइज हो जाए चीजें। और जो लेकिन पीयूष जी, जब यूपी में हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी तो वहाँ के जो मुस्लिम इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में लोग ये कहते सुने गए कि देखिए इनसे सरकार तो बदलनी नहीं है, तो हम ऐसे विधायक के साथ क्यों न जाएं जो सरकार के साथ रहे, जो ताकि हमारे जो 2-2.5 साल बचे हुए हैं उनमें विकास कार्य हो पाए, जो हमारी सड़क नाली खड़ा जो भी विकास के काम है वो सरकार के साथ जो विधायक है वही करा सकता है। इस लिहाज से भी हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, ये उन्होंने बहुत जगह कहा है। इसका भी अब लगता है कोई असर पड़ा होगा? नहीं, देखिए ये होता है, उपचुनाव में लोग प्रेफर करते हैं और उपचुनाव ज्यादातर जो जिसकी सरकार होती जिस पार्टी की वही जीतती है, ये आमतौर से देखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दो चीज देखने की, एक कम से कम 4 सीटें ऐसी हैं जिनपे जो है जो समाजवादी पार्टी के पास थी और उनका प्रभाव वहाँ बहुत ज्यादा है। इसीलिए देखिए और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का हिंदू मतदाता के साथ साथ मुसलमान मतदाता है, जो कि अमूमन जो है वो जो बीएसपी को पहले वोट करता था वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। तो और उन्हीं के साथ जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, ये हम कोई हवा की बात नहीं है। भाजपा कह दे कि साहब आप हार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तमाम वीडियो आए हैं, तमाम घटनाएं हुई हैं। पहले क्या होता था कि आपने कानपुर का चुनाव, रामपुर का चुनाव देखा, उसमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से नजर आया। पूरी वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जाते रहे हैं हमेशा से, ये फैक्ट है। इसको सीरियसली चुनाव आयोग को लेना चाहिए, चुनाव आयोग ले नहीं रहा है। मुसलमानों को जो है कि हमने अभी इस उपचुनाव में देखा, ये तो सबने देखा है। चलिए वो ये कहा जा रहा है कि गोली मारने वाली बात ये थी कि पथराव हुआ, तो पथराव भी अगर हो रहा था तो गोली मारने का अधिकार नहीं मिलता है। वो दबंगई के साथ वो पुलिस अधिकारी कहता है जिस बात को, आप जो है कि कानून के रक्षक है,
इस तरह से आप किसी पे गोली नहीं चला सकते, ये आदेश नहीं है कि आप चला देंगे। पत्थर चल रहा है तो उसके लिए आप और दूसरे उपाय उठाइए, रुकवाइए, लेकिन गोली आप किसी में मार नहीं सकते हो जिस अंदाज में आप कह रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से लोगों रोक के महिलाओं के साथ जो है क्या नाम आप उनके आईडी कार्ड ले रहे हैं, उनको अपने पास रख ले रही पुलिस जिस तरह से कर रही है। इसीलिए देखिए इतना सीरियस मामला था, नहीं तो क्यों इतने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया था, पुलिस कर्मियों को। इसके मतलब मामला सीरियस था। चुनाव आयोग ने भी माना कि हाँ मामला सीरियस है। तो ये एक टारगेट करके समुदाय को, कि विपक्षी दल के साथ वो समुदाय है, ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये आपका जो है कि सुशासन नहीं है। अगर आप ये दावा करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, आप जो है लोगों को अच्छा शासन दे रहे हैं, तो फिर डर किस बात का आपको? अगर जाती है जनता दूसरे के पास जाने दीजिए, ये लोकतंत्र स्वागत कीजिए, आप और अच्छा काम करिए। आपके पास तो वैसे ही मेजोरिटी है, आपको जो है कि 5-6 जो सीटों से क्या डरना, वो ऑलरेडी विपक्ष के पास थी वो सीटें। लेकिन नाक का सवाल है। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो योगी जी का पत्ता भी साफ हो सकता है, इसकी संभावना थी। क्योंकि जिस तरह से यूपी का चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली भारतीय जनता पार्टी को, कहीं न कहीं ठीकरा उनके सिर पे फोड़ा जा रहा था। हालांकि उसमें उनका उतना दोष नहीं था, मैं मानता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही उनकी, जिस तरह से कम्युनलाइज करने की कोशिश करी और जिस तरह से जो है लोगों दलितों के साथ जो व्यवहार रहा है पूरी तरीके से, उनके अधिकारों को उससे वंचित करने का जो है तमाम बहुत रोजगार का मामला था, तमाम मुद्दे थे। सिर्फ ये नहीं था कि योगी जी उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन सारा जो अंदरूनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है उसके तहत जो है वो उनका पत्ता साफ करने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल। तो इसलिए बड़ा संकट था योगी जी के ऊपर भी। इसीलिए आरएसएस साथ मिलके उन्होंने पूरा इसी तरह का एक जो हिंदुत्व वाला कार्ड इस तरह का बनाया और ये केला की कटोगे तो बटोगे। उन्होंने आरएसएस ने भी ये उनसे किसान मीटिंग करी, उन्होंने करी मीटिंग जाके आगरा में, अगर आपको याद होगा तो पूरी तरीके से। और ये पूरा चीजों को किया गया, किस तरह से कैंपेन किया जाए, क्योंकि उनके नाक का सवाल है योगी जी का। तो अपने भाजपा में भी और वैसे भी शासन के लिए भी एक गलत मैसेज जाएगा कि देखो इनके रहते हुए जो है बीजेपी 6 या 7 सीट हार गई। तो इससे टफ है। लेकिन इसमें मुझे ये कहना है कि आप जो है लोकतांत्रिक तरीके हैं उसी से आप चुनाव लड़िए। इस तरह का काम मत करिए कि शासन भी उसमें बदनाम हो, प्रशासन भी बदनाम हो, पुलिस की जो है जिस तरह की चीजें आए वो कटघरे में खड़े हो, क्योंकि उसमें सीधे से सरकार पे जो है कि ये कहीं न कहीं सवाल आता है। तो आप लड़िए, कार्यक्रम के आधार पे अपने शासन के सुशासन के आधार पर चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है। आपके साथ मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी रहेंगे, सब कोई रहेगा, हर धर्म का रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे राहत मिले, उसे अच्छा शासन मिले, उसकी दिक्कतें दूर हो। हर कोई चाहता है, वो नहीं देखता है कि किसकी हिंदुओं की सरकार है, कि मुसलमानों की सरकार है, किसी और की सरकार है। और यही पहले होता था, लेकिन अब जो है बदलाव हो गया है और अब जो है कि धर्म के आधार पर चीजें तय होने लगी हैं, तो उससे ये सारी दिक्कतें आज पैदा हो रही। ठीक है, खेमचंद शर्मा साहब, यूपी में जिस तरह से अगर बीजेपी जीतती है, अगर 7 सीटों से ऊपर जाती है, तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ जी का डंका बजेगा। तो जो पीडीए की राजनीति है, इस पर जो आप लोग लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था यूपी में, उससे उभरने में आपको मदद मिलेगी, ये मानते हैं आप? नहीं, मदद की बात नहीं है। ये इस्टेब्लिश करेगा कि जो इन्होंने झूठ फैलाई थी, जो इन्होंने नफरत फैलाई थी, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, वो बस्ट हो गया है। लोग योगी मोदी जी बिलीव करते हैं, करते रहेंगे। जो झूठ का पुलंदा है वो खत्म हो चुका है, जैसे हरियाणा में खत्म हो चुका है, यूपी में भी खत्म हो गया है। तावड़े साहब ने 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया है, कहा कि झूठा मेरा वीडियो 5 करोड़ में बांट ही नहीं रहा था, अब 100 करोड़ दीजिए, कांग्रेस से मांगा है। तो ज्यादा नहीं मांग लिया कुछ? 100 करोड़ कहाँ से देंगे वो? बात 100 करोड़ की नहीं, वो माफी मांगे। उन्होंने तो कहा कि अब एक मत तो माफी मांगो पब्लिकली, अपनी गलती की है, झूठ फैलाया है, माफी मांग लो। माफी नहीं मांगोगे तो सामना करना पड़ेगा। हिमांशु जी क्या करेंगे? देखिए नवीन जी, अंग्रेजों के अनुयायी हैं और जब अंग्रेजों के दमन के सामने हम लोग नहीं हटे, जब हमने संघर्ष करके अंग्रेजों को इस देश से हटाया, तो अंग्रेजों के अनुयायी कितने दिन तक हम पर दमन करेंगे? वीडियो तो साफ है, वहाँ पुलिस आई है, कार्रवाई हुई, पैसा सीज हुआ है। अब इसको झूठ फैलाने का, इस पर आप नोटिस कर रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये झूठ बोलने में महारत हासिल, नवीन जी मैं पहले भी कहा हूँ, ये लोग झूठ बोलने में यदि किसी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। बहुत बड़ा महारत हासिल है लोगों को इन चीजों में। और ये अभी बोल रहे थे, कई मुद्दे उठाए और ये कह रहे थे कि योगी जी और मोदी जी विश्वास है हम भ्रम फैलाने में सफल है। अरे कौन सा भ्रम फैलाया? आप ही तो गए थे, प्रधानमंत्री जी गए थे उत्तर प्रदेश और कहा था
कि हम पहली कैबिनेट में किसानों का ऋण माफ कर देंगे। क्या हुआ? अजय सिंह चेनी का पुत्र क्या किया? किसानों पर गाड़ियां चलाया कि नहीं चलाया? तो ये जो काम करते हैं वो घृणा और नफरत की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। हम तो सब धर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, हम तो सामाजिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, हम तो अंग्रेजों से लड़ करके देश को आजाद करने का काम किया, उसके बाद विकास की गंगा बहाने का काम किया। जिस देश में स्टील की फैक्ट्री नहीं बन रही थी उसमें इतना विकास कराया, क्या क्या नहीं किया। IIM इसरो की स्थापना की, इसमें एयरपोर्ट बने, सारे चीज हुए, रेलवे का विकास हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन इन लोगों को विकास दिखता नहीं। अब तो आप लोग जातीय राजनीति भी तो आ गए ना, फिर जात की राजनीति तो करने लगे आप लोग, पहले तो आप नहीं करते थे ऐसा। बिल्कुल नहीं नवीन जी, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से जितनी बात आप कर रहे हैं, जातीय जनगणना से, आर्थिक जनगणना से ये पता चलेगा कि इस देश में किस जाति की कितनी संख्या है और उसकी आर्थिक स्थिति तो आपको पता है कितनी संख्या? 60% OBC वोट है और 60% आपको भी पता है, बिहार में करा चुके हैं आप, तो 60% सीटों पर आरक्षण कर देंगे, OBC को दे देंगे आप? नहीं, देखिए नवीन जी, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजना चलानी चाहिए। उस हिसाब से जो पिछड़े पंक्ति में हैं, जो अंतिम पायदान में खड़े समुदाय हैं, उसको भी मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। वो भी हमारे ही, उनको लाना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। इसको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इससे क्यों अलग हो रही है? क्यों नहीं है? कल अगर महाराष्ट्र और झारखंड में आप नहीं जीतते हैं, मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं जीतेंगे, अगर नहीं जीतते हैं तो जाति जनगणना वाला दाम आप फेल मान लेंगे? आप मान लेंगे कि आप ये जनता स्वीकार नहीं कर रही? देखिए, राजनीति में जीत और हार लगा रहता है। वैसे हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। हमारा इंटरनल सर्वे में पहले भी बताया है कि हम जीत रहे हैं दोनों जगहों पर। लेकिन यदि जीत और हार की बात होती है, इससे मुद्दा खत्म नहीं होता है, इससे हमारी विचारधारा खत्म नहीं होती है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर आज भी कायम है, कल भी कायम थे और आगे भी कायम रहेंगे। हम कहीं से भी देश में जो तोड़ने वाली शक्ति है, जो नफरत की राजनीति करती है और घृणा की राजनीति करती है, उनकी राजनीति को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश के लोकतंत्र को की रक्षा, संविधान की रक्षा हर हाल में करेंगे। यदि हम आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी की है, इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमने अपने दो बड़े नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का बलिदान दिया है, तो आगे भी हम यदि कोई कुर्बानी देनी होगी इस देश की संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो हमारे कार्यकर्ता और नेता तैयार हैं। हम उसके लिए अंग्रेजों के अनुयायी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। जितना जुल्म करें वो करने के लिए सक्षम है। हमारे ऊपर जुल्म करें, हम कभी भी लोकतंत्र और संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम उसको जिंदा रखेंगे और उसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है शुक्ला जी, जिस तरह से आप लोग अपने विधायकों को बचा रहे हैं और आप खुद कहते हैं कि बीजेपी के साथ बड़े धन कुबेर लोग हैं, अडानी जी का नाम लेते हैं आप लोग, आपने मुद्दा ही बनाया मुंबई में धारावी का, तो कैसे संभव है कि जो है आप लोग अपने विधायकों को बचा पाएंगे? जो इस तरह से आप लोग रिजॉर्ट में रख रहे हैं, ऐसे बच जाएंगे विधायक आपके? इस बार ना इनकी धन कुबेर भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये साबित हो गया कि इन्होंने पैसे से सरकार को तोड़ा था। और रही बात विनोद तावड़े जी की, आपने बात कहा, वो मतलब नोटिस भेज रहे हैं, उससे नोटिस से कुछ, अरे भाई पैसा पकड़ा गया आपके यहाँ और आप खुद वहाँ पे मौजूद थे। आप इतने बड़ा नेता हो के आप वहाँ क्या कर रहे थे? पैसा ही बांटने गए थे। वो तो वही कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये विनोद तावड़े जी के ऊपर सही सटीक कहावत है। इसलिए मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार धन कुबेर भी नहीं चलेंगे। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए ना, अडानी जी अगर विदेशों में से फंड रिश्वत दे सकते हैं तो यहाँ पे कितनी रिश्वत दिए होंगे बीजेपी को? अभी तो मैं कह रहा हूँ, फिर आप कैसे बचा पाएंगे अपने विधायकों को? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल हमारे विधायक इस बार बचेंगे। इस बार विधायक हमारे ना इतने सक्षम हैं कि इनके 50 खोखे भी काम नहीं आएंगे। तो फिर आप लोग क्यों छुपा के रख रहे हैं? फिर क्यों डर रहे हैं आप लोग? यही तो सवाल है। अरे नवीन जी, क्यों भाई, हमारे महाराष्ट्र में काफी दूर दूर के विधायक हैं, उनको ला के एक जगह रखना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा प्रदेश है। वहां से अगर लाएंगे तो उनको रिसोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? और रही बात जो आप बोल रहे हो ना विधायक को, इस बार ना कोई विधायक हमारे ना महाविकास अघाड़ी के कोई भी विधायक
इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आप इनके विधायक हमारे पास आने के लिए आतुर है, बीजेपी के विधायक हैं। आप उनको क्या देंगे? क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब क्या समझा नहीं मैंने, आप क्या पूछे? मतलब जैसे आपके पास आने को तैयार हैं, थोराट साहब ने कहा था, बयान दिया, आप कांग्रेस के नेता है, बोले बहुत सारे विधायक हमारे यहाँ आइए और स्वागत है आपका, तो आपका ऑफर क्या है उनके लिए? ऑफर क्या है? महाराष्ट्र के विकास के लिए आप आइए, सहयोग करिए, महाराष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए आप सहयोग करिए। हम लोग महाराष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ चुनाव लड़के आए और आपके साथ अस्मिता बचाने के लिए जाएंगे? यहाँ जो चोरों की सरकार है ना, उनको हटाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र को इन्होंने जो मतलब खंडित किया है ना, उसको हमें बचाना है। खंडित किया बचाना है। पीयूष पंत साहब, जिस तरह से लोग बताते हैं, अडानी जी पर आरोप लगाते हैं और बीजेपी को धन्ना सेठ की पार्टी बताते हैं, आपको लगता है कि अगर इसको सच मान लिया जाए तो फिर तो इनकी सरकार बनना बहुत ही मुश्किल है? इस आधार पर तो ये है कि फिर वो कुछ भी करने में सक्षम है। मुझे अडानी जी के पास तो यही पहले ही ये कहा जा रहा था कि अडानी की पैसा लगा रहा है इस चुनाव में, ताकि जो है कि अघाड़ी की सरकार ना आने पाए और यूपी की सरकार फिर वापस आ जाए। तो और अथाह दौलत है अडानी के पास, ये तो सबको पता है। और एक खुलासा और हुआ है किस तरह की वो कितनी बड़ी बड़ी घूस देते हैं। तो निश्चित रूप से तो थैलियां तो बहुत भारी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई कमी नहीं है पैसे की, और हमने देखा भी पहले किस तरह से जो है कि सरकारें पलट जाती हैं पूरी की पूरी थैली के बल पे। तो निश्चित रूप से खतरा इनको है, इसीलिए रिजॉर्ट में बैठा रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि साहब नहीं हम एक जगह बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, ये सब तो एक बहाना है। देखिए असुरक्षित आज के जिस तरह की राजनीति हो गई है, खासकर जो है कि आपकी क्या नाम सत्ता में आने की जो राजनीति हो गई, किसी भी तरह सत्ता में आने की राजनीति हो गई है, उसमें सारे विधायक असुरक्षित महसूस करते हैं। तब कौन लालच दे देगा? देखिए आदमी जो है कमजोर तो हो ही जाता है किसी न किसी पर, वो कितना भी वैचारिक, बहुत ज्यादा वैचारिक रूप से बिल्कुल, इसलिए सारे संसाधन जुटाए जाना। कयामत की रात है और सारे नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कल क्या होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में और यूपी में, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।